हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। एमसीक्यू का आज 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया जा चुका। आई होप आप लोगों ने उसे ज़रूर देख लिया होगा। अगर लापरवाही कर रहे होंगे पढ़ाई में तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, चूँकि 1-2 मंथ बाद एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी का एग्ज़ाम में भी अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक्स में ज़रूर ले लेगा, जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा है। एएसओ वाला भी एग्ज़ाम बीपीएससी ही लेगा, जुलाई में होने वाला है उसका भी एग्ज़ाम। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल ही रहा है। सो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं कीजिएगा। और हाँ, क्वेश्चन को लेके मन में थोड़ी भी संदेह नहीं लाइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन किसी न किसी प्रीवियस ईयर से उठाया गया है, बीपीएससी से उठाया गया है, या फिर खुद से क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। जितना मैं एनालाइज करती हूँ वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होंगे या फिर कोई एग्जाम दिए होंगे हाल फिलहाल में, तो आप लोगों को आइडिया मिल ही गया होगा। तो आइए लेट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जोड़ती है बाब मंदेल। कौन सा? बाब मंदेव जल संधि जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाब अल मंदेल की बात की जाए, इसको मंदेव भी बोला जाता है और मंदेल भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंसुओं का द्वार। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, तो बाब अल मंदेल को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। ठीक है, बास्पोरस। कौन सा? बास्फोरस जल संधि। यहाँ गलत लिखा गया, बास्पोस नहीं होगा, बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो बास्फोरस जल संधि जो है ये जोड़ती है काला सागर को मरमरा सागर से। किसको जोड़ती है बास्फोरस जल संधि? काला सागर को मरमरा सागर से। ठीक है, अगर मलक्का संधि की बात की जाए तो मलक्का संधि किसको जोड़ती है? तो मलक्का संधि अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से मलक्का जल संधि जोड़ती है। ठीक है, अगर महासागर आपसे पूछ लेगा तो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि। ठीक है, और अगर सागर की बात की जाए तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। ठीक है, अगर हॉर्मुज जल संधि की बात की जाए तो हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ठीक है, एक होता है कर्च जल संधि। कौन सा जल संधि? कर्च जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो कर्च जल संधि जो है काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है। ठीक है, एक है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बहुत फेमस है। ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। किसको जोड़ती है? बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है डेविस खाड़ी, डेविस जल संधि। ठीक है, अगर डेविस जल संधि की बात की जाए तो दुनिया में सबसे चौड़ी जल संधि, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया में सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो डेविस जल संधि है। कौन सी है? डेविस जल संधि है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबी जल संधि कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी जल संधि मलक्का जल संधि है। कौन सी? मलक्का जल संधि। लेकिन अगर चौड़ी पूछेगी तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? डेविस जल संधि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? यानी कि मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? नमक युक्त। ठीक है, लवणीय मिट्टी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हैलोफाइट। क्या कहा जाता है? हैलोफाइट कहा जाता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को हैलोफाइट कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? तो पानी में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अगर जीरोफाइट की बात की जाए तो जीरोफाइट किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। लिथोफाइट किसे कहा जाता है? तो लिथोफाइट चट्टानों पर उगने वाले पौधे को चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है वो हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। अगर आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, जबकि अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना की
की गई है? क्या स्थापना की गई है? योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। कब की गई है? तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो किया गया है 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया है नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की जगह पर? 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को, ये मैं क्या लिख दी, 2015 को स्थापना किया गया। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर ही किया गया है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। और उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आपको मैं बता दूं कि योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी के पद पे, जो कोई ऑलरेडी कोई पद पर हो और वो दूसरे किसी संस्था के अध्यक्ष बनते हैं, उसे पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, और नीति आयोग के जब भी अध्यक्ष बनते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग योजना आयोग में ही देखें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, उस समय भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो कॉमन सी बात है, जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष होंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगर 1952 की बात की जाए तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ठीक है, अगर 1949 की बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से अपनाया गया था। यानी कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक जो है वो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कुछ और प्रमुख मरुस्थल आइए देख लेते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा स्पीड में, बहुत गर्मी लग रही है। ग्रेट विक्टोरिया, कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ये सारे मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। मैं एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चीन में तकला मकान मरुस्थल, कौन सा? तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। एक है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल जो है ये चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है और ये एक शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल? शीत इट मीन्स ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, कजाकिस्तान की बात की जाए तो कजाकिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? कजाकिस्तान में किजिलकुम मरुस्थल। कौन सा? किजिलकुम मरुस्थल, अरालकुम मरुस्थल कजाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बोत्सवाना की बात की जाए तो बोत्सवाना होता है। ठीक है, बोत्सवाना होता है। यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। बोत्सवाना एक दक्षिण अफ्रीका का देश है। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल, कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। यहीं पर कालाहारी मरुस्थल में एक जनजाति पाया जाता है, बुशमैन जनजाति। कौन सा? बुशमैन जनजाति, जो चावल के जगह दीमक को खाया करते हैं। चावल के रूप में दीमक को खाते हैं। दीमक इट मीन्स उसे गाँव में घून कहा जाता है, घून। ठीक है, उसी को वो लोग चावल के रूप में खाते हैं। कौन सा जनजाति? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाया जाता है। वही जनजाति जो है चावल के स्थान पर दीमक को खाया करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। किसने स्थापना की थी मद्रास महाजन सभा की? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर किए थे। कौन किए थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर किए थे मद्रास महाजन सभा की स्थापना। और कब हुई थी? तो मई 1884 में। ठीक है, अगर 67 की बात की जाए 1867 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1867 में जो है ये स्थापना हुई थी 1867 में प्रार्थना समाज की। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की। किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग ने। किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, 1870 की बात की जाए तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में? तो एम.जी. रानाडे, गणेश जोशी और एस.एच. चिपलंकुर। किसके द्वारा? एम.जी. रानाडे, गणेश जोशी, एस.एच. चिपलंकुर के द्वारा
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में किया गया था, ठीक है। अगर 1885 की बात की जाए तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसका कथन है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक की। किसका है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। कब कहा था? 1916 में। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा हे राम क्या कहा गया था? हे राम किसके द्वारा कहा गया था? हे राम महात्मा गांधी के द्वारा। भगत सिंह की बात की जाए तो भगत सिंह के द्वारा कौन सा नारा प्रसिद्ध किया गया था इनके द्वारा? तो इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो आराम हराम है, आराम हराम है नारा किसने दिया था? आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी? क्या हो गई थी? घट गई थी। कौन सा वो राज्य है? तो वो राज्य है नागालैंड। यहाँ की जनसंख्या 6% घट गया था, ठीक है। 0.6% जनसंख्या यहाँ का घट गया था। एकमात्र राज्य नागालैंड है जहाँ की जनसंख्या घट गया था, ठीक है। जबकि मेघालय का जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ा था, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक किसका था? मेघालय का। केरल की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में था। कितना था? 1084, यानी कि 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम था। कितना था? 17। 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते थे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? तो अरुणाचल प्रदेश का। और मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो बिहार का था। कितना था? 1106, यानी कि 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग, ठीक है। ये सारे 2011 की जनगणना के अनुसार, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया था, ठीक है। कई बार रडार का फुल फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग रडार का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन की बात की जाए तो कोशिका के केंद्रक की खोज किए थे। किसकी खोज? कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। विलियम हॉर्वे की बात की जाए तो विलियम हॉर्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण का खोज तो विलियम हॉर्वे के द्वारा, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जाए तो इसके द्वारा दुनिया का पहला एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दुनिया का पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था। किससे बनाया गया था? तो कवक से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? कवक से, ठीक है। कब बनाया गया था? 1928 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि थी, ये पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर रहा है, ठीक। पंचवर्षीय योजना में एक बार लगातार 3 साल नहीं हुआ था, एक वर्षीय योजना लागू किया गया था। वही 3 साल के गैपिंग को कहा जाता है योजना अवकाश। तो वो हुआ था 66 से 69, यानी कि 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया था। 1 वर्ष का योजना चला था, इसी को योजना अवकाश कहा जाता है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 1956, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो सोवियत संघ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? सोवियत संघ, यानी कि वर्तमान रूस से लिया गया था पंचवर्षीय योजना का प्रावधान, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना कुल कितने पंचवर्षीय योजना था? 12 पंचवर्षीय योजना। कितने? 12। कब से कब तक? तो प्रथम 1951 से 56, फिर कब से कब तक था? 56 से 61, 61 से 66, इसी तरीके से था। 66 से 69 कोई नहीं था, और फिर 69 से 78 था। क्या था? 69 से 78 था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरीके से कंटिन्यू था। मैं गेपिंग बता दे रही हूँ, फिर आप लोग आराम से ऐड कर करके 12 पहुँच जाइएगा, ठीक है। जब तीनों गेपिंग याद रहेगा ना तो आप लोग जरा भी नहीं भूलिएगा कब कब पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या क्या है। एक गेपिंग, फर्स्ट गेपिंग हुआ था 1966 से 69, ठीक, 69 तक, ठीक है। दूसरा गेपिंग 1978 से 1980, 1978 से 1980 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आया था, एक वर्षीय योजना आया था। इसे रोलिंग प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे रोलिंग
प्लान कहा जाता है। इस गैप को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। जैसे 1966 से 69 के घटना 1966 से 1969 के गैपिंग को योजना अवकाश कहा जाता है, उसी तरह 1978 से 1980 वाले गैपिंग को रोलिंग प्लान कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा गैपिंग था 1990 से 92। इसके बाद कंटिन्यू पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 12 से 17, 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, ठीक है। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन था? तो 11वां पंचवर्षीय योजना। कौन सा? 11वां पंचवर्षीय योजना। सबसे बेकार पंचवर्षीय योजना कौन था? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। जबकि दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था। किस पर आधारित था? पीसी महालनोबिस पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ का बना होता है? तो वो बना होता है टीन और शीशा का। किसका बना होता है? टीन और शीशे के मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है। फ्यूज तार की बात की जाए तो फ्यूज तार का कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फ्यूज तार का प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है। तो फ्यूज तार का प्रतिरोधकता उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? फ्यूज तार का प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक निम्न होता है, ठीक है। और किसका बना होता है? तो शीशा और टीन का बना होता है, ठीक है। अगर तांबा जस्ता की बात की जाए तो तांबा और जस्ता का पीतल बना होता है। पीतल किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का। आप लोग पिताजी से याद रखिएगा, पी से पिताजी यानी कि पी से पीतल, त से तांबा और ज से जस्ता, ठीक है। तो तांबा और जस्ता का बना होता है पीतल। अगर टीन और तांबा की बात की जाए तो जब कंपनी के लिए फ्यूज तार बनता है, बड़ा बड़ा कंपनी उद्योग के लिए, तो उसमें थोड़ा मात्रा में टीन, शीशा और तांबा भी मिक्स कर दिया जाता है। थोड़ा मात्रा में क्या मिक्स कर दिया जाता है? तांबा भी मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो संविधान का 73वां संविधान संशोधन जो है वो संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। और कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। और लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। कभी कभी संशोधन भी 1993 दे देता है, क्योंकि लागू हुआ था ना, इसलिए 1992-93 दे देता है, ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र अनुच्छेद 40 में किया गया है। और ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किसका है? नीति निर्देशक तत्व का भाग है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, ठीक है। भाग 4 में 36 से 51 के बीच है। उसी के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिला में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1957 को। कब हुआ लागू हुआ था? 2 अक्टूबर। कब लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था? 2 अक्टूबर 1959 को। मैं क्या बोल दी? 1957 नहीं, 1957 में तो बलवंत राय मेहता कमेटी बैठा था, ठीक है। 1959 में कब लागू हुआ था? 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिला में लागू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन होने के बाद जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया था, इसके बाद प्रथम राज्य कौन सा है जिसने लागू किया था? तो वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अगर ऐसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था, तो वो हो जाएगा राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की जाए तो ये तो मूल संविधान में ही था। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? अनुच्छेद 61 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है, ठीक है। चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात की जाए, चुनाव आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? तो मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग है, ठीक है। अगर महान्यायवादी की बात की जाए तो महान्यायवादी का भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और ये भारत के सर्वोच्च विधि तो ये भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है। गर्मी की वजह से पता नहीं क्या ही बोल दे रही हूँ मैं। तो सर्वोच्च
सलाहकार होते हैं भारत सरकार के, ठीक है। और किसकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के द्वारा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमणी है। कौन है, आर वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे वेणुगोपाल। आर वेंकटरमणी से पहले महान्यायवादी थे, ठीक है। वर्तमान में कौन है, आर वेंकटरमणी है, ठीक है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। कौन थे, MC शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, जबकि वर्तमान में आर वेंकटरमणी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन के आधार भारतीय क्या बोल रहा है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आधार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 आदेशों को जोड़ा गया था, 10 आधार आदेशों को जोड़ा गया था, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मौलिक अधिकार तो ये मूल संविधान में था, नीति निर्देशक तत्व भी मूल संविधान में था, महाधिवक्ता की तो कोई चर्चा ही नहीं है इनका, तो ये तो राज्य के, जैसे कि भारत के सर्वोच्च सलाहकार कौन होते हैं, तो न्यायिक सर्वोच्च सलाहकार तो महान्यायवादी होते हैं ना, उसी तरीके से राज्य का सर्वोच्च न्यायिक सलाहकार महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, तो 51 के ए में, किस में रखा गया है, अनुच्छेद 51 के क्लोज ए में रखा गया है मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 किस समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति, किस समिति के, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारत में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो इसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 के बीच है, किस अनुच्छेद के बीच, 36 से 51 के बीच, ठीक है। महाधिवक्ता की बात की जाए तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की चर्चा की गई है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 165 में, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वैसे ही महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में था, ठीक है। किस अनुच्छेद में और किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच, किस अनुच्छेद के बीच है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच और भाग 3 में। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैथोन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये तीनों बांध जो है ये तो है हालांकि बराकर नदी पर, लेकिन बराकर नदी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। क्या हो जाएगा, दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी की ही सहायक नदी है बराकर नदी। कौन सी नदी है सहायक नदी, तो बराकर नदी, और बराकर नदी पर ही ये बांध स्थित है। कौन सा, मैथोन बांध, बेल पहाड़ी बांध, तिलैया बांध, यानी कि इनडायरेक्टली ये दामोदर नदी पर ही स्थित है, क्योंकि दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है। अगर चिनाब की बात की जाए तो चिनाब पर 2, 3, 4 बांध है बहुत प्रसिद्ध, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। कौन सा बांध है, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, बगलिहाल बांध, पकलडूम बांध किस पर स्थित है, तो ये सारे चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। ब्यास नदी की बात की जाए तो ब्यास नदी पर पोंग बांध है। कौन सा बांध है, पोंग बांध है, ठीक है। थीन बांध किस नदी पर स्थित है, थीन बांध रावी नदी पर स्थित है, किस नदी पर, रावी नदी पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब जगत नारायण लाल को गिरफ्तार किया गया था तो किस जेल में रखा गया था? इन्हें पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस में रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में, ठीक है। जबकि पटना के बांकीपुर जेल में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार करके रखा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में गिरफ्तार करके रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो बांकीपुर जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में, ठीक है। हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। किसे रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। आगा खां पैलेस, पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को, कस्तूरबा गांधी को, महात्मा गांधी के निजी सचिव को भी रखा गया था गिरफ्तार करके, ठीक है। बांकुड़ा जेल की बात की जाए तो यहाँ अबुल कलाम आज़ाद को रखा गया था। किसे रखा गया था? अबुल कलाम आज़ाद को। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में। कहाँ रखा गया था? बांकुड़ा जेल में, ठीक है। और अगर आपसे बात की जाए कि अहमदनगर किला में किसे रखा गया था? तो अहमदनगर किला में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। किसे रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू को। और ये सारे प्रसिद्ध नेता को 0 आवर्स, कौन सा ऑपरेशन 0 आवर्स चलाकर अंग्रेज़ों द्वारा आधी रात को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसीलिए तो पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये एकमात्र क्रांति है जो नेतृत्व विहीन क्रांति है, क्योंकि इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। भारत के सारे प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन 0 आवर्स के द्वारा। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति जो है वो नेतृत्व विहीन क्रांति है। क्या है? नेतृत्व विहीन क्रांति। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है। किससे आती है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। और किस नदी से पानी आती है, या फिर आपसे पूछेगा किस नदी पर बना है, तो त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बना है, ठीक है। कोसी नदी की बात की जाए तो इसे बिहार का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कोसी नदी को। जिस तरीके से बंगाल का शौक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है, उसी तरीके से बिहार के शौक के नाम से कोसी नदी को जाना जाता है, ठीक है। सोन नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। और ये जो है गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की सहायक सोन नदी है। आपसे पूछा जाएगा कि बाणसागर बांध किस पर बनाया गया है? तो बाणसागर बांध जो है वो सोन नदी पर बनाया गया। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर बना है? तो इंद्रपुरी बैराज भी सोन नदी पर बना है और बाणसागर बांध भी सोन नदी पर बना है, ठीक है। अगर निरंजना नदी की बात की जाए तो निरंजना नदी जो है, इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह का कलमकार किसे कहा जाता है? तो चंपारण सत्याग्रह का कलमकार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पीर मोहम्मद मुनीस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीर मोहम्मद मुनीस को चंपारण सत्याग्रह का कलमकार कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह की बात की जाए तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ठीक है। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात की जाए तो बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। राजकुमार शुक्ल की बात की जाए तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही महात्मा गांधी को भारत की बिहार की दुर्दशा देखने के लिए बुलाया गया था और इन्हीं के बुलाने पर महात्मा गांधी आए थे, बिहार का दौरा किए थे। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह? कब हुआ था? तो सन 1917 में हुआ था, ठीक है। और भारत में प्रथम सत्याग्रह था महात्मा गांधी के द्वारा किया गया चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो तिनकठिया प्रणाली से संबंधित। तिनकठिया प्रणाली किसे कहा जाता है? तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जगह पर नील का खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए इसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है, जो अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया था। यानी कि कोई भी किसान है उसका 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा ज़मीन 20 कट्ठा की ज़मीन में 3 कट्ठा में एनी हाउ उसे नील की खेती करनी पड़ती है, ठीक है। करनी पड़ती थी। इसी के कारण किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गया था और राजकुमार शुक्ल जो बिहार के मुरली भरौआ गांव के रहने वाले थे, उनके द्वारा महात्मा गांधी को निमंत्रण देकर बिहार बुलाया गया और भारत की दुर्दशा देखे वो इसके बाद चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, ठीक है। और फिर तिनकठिया प्रणाली को अंग्रेज़ों के द्वारा वापस लिया गया। वापस लेने के साथ साथ 25% हर्जाना भी भरना पड़ा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। माउंटबेटन की बात की जाए तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड वेवेल की बात की जाए तो लॉर्ड वेवेल कब था? तो लॉर्ड वेवेल जो था जब सन 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल ही था। कौन था? लॉर्ड वेवेल ही था जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है। इरविन की बात की जाए तो जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। और लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार का राज्यपाल कौन था? तो कौन था बिहार का राज्यपाल? उस समय बिहार का राज्यपाल था एमजी हैलेट। कौन था? एमजी हैलेट। स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल बिहार का कौन था? तो जयराम दास दौलत राम। कौन था? जयराम दास दौलत राम स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल था। मोहम्मद यूनुस की बात की जाए तो मोहम्मद यूनुस कौन थे? मोहम्मद यूनुस जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस थे। क्योंकि उस समय देखिए, उस समय चुनाव में जो 1937 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय जीत हुआ था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस का जीत हुआ था तो कांग्रेस वाला श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन एमजी हैलेट जो है वो बोलते थे कि मेरे अंदर रहना पड़ेगा, जिस कारण से मुख्यमंत्री बनने से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह इनकार कर दिए थे कि नहीं, हम कुछ काम तो स्वतंत्र होकर करेंगे ना, तुम्हारे अंदर सारा काम क्यों करेंगे। इसी कारण से वो नाराज़ होकर मुख्यमंत्री बनना नहीं स्वीकार किए थे, जिस कारण मोहम्मद यूनुस को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन बहुत जल्द ही मोहम्मद यूनुस जो है वो रिजाइन मार दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है। अप्रैल से जुलाई तक मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, लेकिन 20 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को चुना गया था। ठीक है। 20 जुलाई 1937 को बिहार का मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया था। ठीक है। जबकि अप्रैल से जुलाई तक मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है। लेकिन वर्तमान में तो मुख्यमंत्री कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अगर मोहम्मद यूनुस ऑप्शन में नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। क्योंकि मैं बताई ना कि 1-2 महीना के लिए एक दो महीना के लिए मोहम्मद यूनुस मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन जब श्री कृष्ण सिंह राजी हो गए तो मोहम्मद यूनुस रिजाइन मारा। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने। कांग्रेस के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके से पूछना चाह रहा है, इसलिए मैं डिटेल करके आप लोगों को बता दी कि मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस क्यों बने थे श्री कृष्ण सिंह के जगह पर, जबकि श्री कृष्ण सिंह बहुमत दल के नेता थे। इसके बाद भी वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने थे? क्योंकि वो एमजी हैलेट के अंदर नहीं रहना चाहते, और एमजी हैलेट का कहना था कि मैं जो बोलूँगा वही करना होगा। लेकिन बाद में एमजी हैलेट को मानना पड़ा और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द शेर कथा क्या है? द शेर कथा एक बंगाली पुस्तक है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो द शेर कथा पुस्तक जो है वो लिखा गया था सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि द शेर कथा किसकी पुस्तक है? तो सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखा गया था और ये एक बंगाली पुस्तक है। ठीक है। सहजानंद सरस्वती की बात की जाए तो इनके द्वारा हुंकार निकाला गया था। क्या? हुंकार पत्रिका। ठीक है। और क्या? किसान क्या करे, किसान क्या करे किसका है? तो किसान क्या करे ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया पत्रिका है। ठीक है। किसान क्या करे और हुंकार। अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो जनगण मन की रचना किसके द्वारा किया गया था? जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है। और वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा किया गया था? वंदे मातरम की रचना जो है वो किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और सर्वप्रथम वंदे मातरम कब गाया गया था? सर्वप्रथम वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 वाले अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, उसी अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। और किसके द्वारा गाया गया था? तो ये गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जबकि लिखा किसके द्वारा गया है? तो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो जिस समय वंदे मातरम गाया गया था 1896 वाले अधिवेशन में, तो उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अधिवेशन की अध्यक्षता जो
रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रहीमतुल्ला सयानी के द्वारा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जबकि वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज होते जा रहा, पहले पुराना वाला पैटर्न अब बदल चुका है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। और ये 1896 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था। और वंदे मातरम को किसके द्वारा गाया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और जन गण मन कब गाया गया था सर्वप्रथम? तो जन गण मन जो है सर्वप्रथम 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था, कोलकाता अधिवेशन में। 1911 वाले अधिवेशन में जब जन गण मन गाया गया था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि ये अधिवेशन भी कोलकाता में ही हुआ था। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित बिशन नारायण के द्वारा। जबकि जब वंदे मातरम गाया गया था 1896 वाले अधिवेशन में, तो उस समय रहीमतुल्ला सयानी था। और 1911 वाले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित बिशन नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए आज क्वेश्चन को कम एनालाइज मैं कर पाई हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि वीडियो बनाते टाइम फ़ैन भी ऑफ़ रखना पड़ता है, चूँकि साउंड आने लगेगी तो आप लोग को सुनने में थोड़ी सी इरिटेशन होगी, इसीलिए मैं फ़ैन भी ऑफ़ करके वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले दिन।